हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी पूर्वावलोकन यानी बीपीएससी प्रीवियस ईयर के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये हम लोग अभी प्राचीन भारत के इतिहास देख रहे हैं और यह वीडियो जो है प्राचीन भारत के इतिहास का लास्ट वीडियो होने वाला है, 7वां वीडियो है। 1 से 6 तक अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाके ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करें। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो का 7वां पार्ट, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का लास्ट वीडियो है। पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है और ये टॉपिक का नाम है, देखिए, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो साहित्य और साहित्यकार से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही उत्तर हो जाएगा वैशेषिक। वैशेषिक जो है भारतीय दर्शन के वैशेषिक दर्शन के अनुसार भारतीय जगत भौतिक जगत के निर्माण परमाणुओं से हुआ है। ऋषि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? तो वैशेषिक जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और इसके प्रवर्तक कर्णाद, महर्षि कर्णाद थे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कालिदास ने कुमार संभवम को किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? कालिदास द्वारा लिखा गया है कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र की जन्म की कहानी है? सही उत्तर हो जाएगा कार्तिकेय। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, जिनका अन्य नाम कार्तिकेय या स्कंद है, तो देवी पार्वती के पुत्र कुमार के जन्म की कहानी है और उनका नाम क्या है? कार्तिकेय की कहानी है। तो कुमार संभवम कैसे कुमार कैसे कार्तिकेय की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। मुद्राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी विशाखदत्त है। विशाखदत्त मुद्राक्षस के रचनाकार हैं और इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जुड़े हुए इतिहास, उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होता है तो मुद्राक्षस से हमें मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इंडिका से और सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, ऑनिसिक्रिटस और स्टिबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते थे। ठीक, विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन इंडिका से ही मिलता है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की भिन्न समितियों द्वारा होता था, जिनकी कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो कुल कितनी समिति है? 6 समिति है और एक समिति में 5 व्यक्ति और कुल 30 सदस्यों द्वारा पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन होता था। ठीक, जिनमें एक समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। ठीक, तो ये 6 समिति जो है ना, उसमें से एक समिति बिक्री कर का वसूल करता था। बिक्री कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूला किया जाता था। 1/10 भाग होता था बिक्री कर। और इसके लिए देखिए सजा क्या दिया जाता है? करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। बहुत भयानक सजा दिया जाता था मृत्युदंड दिया जाता था जो कर की चोरी करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिका के लेखक कौन? मेगास्थनीज। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, यानी पुस्तक को लेखक से मिलान करना है। चलिए, तो इसका सबसे पहले बृहत संहिता वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है, बृहत संहिता। दूसरा है मूसिका मनसा, अतुला के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ये तीसरा हो जाएगा। राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। विक्रमादेव चरित पिलहन के द्वारा लिखा गया है। पहला का 4, दूसरा का 3, तीसरा का 1 और चौथा का 2। हमारे पास ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और इसका मिलान भी देखिए किया गया है। बृहत संहिता वराहमिहिर के द्वारा, मूसिका मसा अतुला के द्वारा, राजतरंगिणी कल्हन और विक्रमादेव चरित पिलहन के द्वारा लिखा गया है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर से मिलान करना है, लेखक और पुस्तक के बारे में ही मिलान करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक है, पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कामंडक जो है नीतिसार और कुमार संभवम किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है, यानी अपोजिट कर देना है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान किया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है?
सही उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह के शासनकाल में की, और जय सिंह का शासनकाल भी दिया हुआ है 1128 से 1149 ईस्वी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए इसमें दिया हुआ, तो इसमें ऑप्शन ई दिया हुआ, यानी एक से अधिक हो सकता है। कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत एवं अभ्यास, ये सही है। विदेश नीति, ये भी सही है। और धन संचय, इसके बारे में भी मिलता है, किसी किसी चैप्टर है उसमें मिलता है, लेकिन इसका ऑप्शन दो मिल ही गया तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कौटिल्य जो है, जिनका नाम चाणक्य भी है, द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत के अभ्यास की पुस्तक है, यानी ऑप्शन बी हमारा मिल गया। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं, यानी विदेश नीति वाला भी हमारे पास मिल गया। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है, और शास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो बहुत सारे डायमेंशन को शामिल किया गया है इस बुक में, और ये बुक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां के ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। अर्थशास्त्र यह नहीं है कि आर्थिक जीवन के बारे में, यह नहीं होगा। अर्थशास्त्र किसकी क्या चीज से संबंधित है? तो राजनीतिक नीतियां से संबंधित है, पॉलिटिकल बुक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासन काल की बहुत सी बातें का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु राजनीतिक शास्त्र पर एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसके मुख्यतः राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। आगे 11 नंबर प्रश्न को देखिए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन था? कौटिल्य थे। नेक्स्ट है, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल में राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन लिखा गया, ऑप्शन बी सही है। बाकी सारा जो है गलत लिखा हुआ है। सही देखिए, मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया है। अमुक्त माल्यद जो है यह कृष्णदेवराय केडीआर के द्वारा लिखी गई है। सम्रांग गणसूत्रधार राजा भोज जो कि परमार वंश के शासक थे, और आज आप लोग भी देखे भी होंगे राजा भोज के द्वारा एक मंदिर है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया हुआ, तो उसे भी करंट अफेयर्स को भी डेली अपडेट करते चलेंगे, तो उसके बारे में भी। तो वही है सम्रांग गणसूत्रधार जो है राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। मानसोल्लास जो है सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, ये जो राजा भोज के द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया था जिसमें भोजशाला भी था, तो वही के बारे में, उसी के बारे में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया आया है। नेक्स्ट है, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें से कोई नहीं। एक देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिपल्स है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अनाम व्यापारी ने लिखा। इसने भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। तो पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी इनमें से कोई नहीं, ना ही टेसियस, ना ही टोलमी, ना ही पिलनी, ना ही एस्ट्रेबो, किसी के द्वारा नहीं लिखी गई है। और यह एक अनाम वैज्ञानिक बोल रहे हैं, व्यापारी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबदाई है। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जिसमें चौहानों के अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रबदाई। इसी में लिखा गया है 4 बास 64 गज अंकुल प्रधान ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, तो यही लिखा गया है। इसके अलावा एक और लाइन जो है 12 बरस ले कुकुर जी और जी 13 जिए सिया बरस 18 छतरी जी आगे जीवन को धिक्कार, तो इसमें बातें यही सब लिखी गई है जो कि पृथ्वीराज जो तृतीय थे उनके बारे में, उनके शासन से संबंधित। नेक्स्ट है 16 नंबर, स्वप्नवास वदता के लेखक भास है। कवि भास स्वप्नवास वदता के लेखक है। कवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए, जिनमें वर्ष
1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था और वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन किया गया था। इन नाटकों के नाम है, देखिए नाम पूरा संस्कृत टाइप का ही है। प्रतिज्ञान गौंदधारण्य, स्वप्न वासदत्ता, उर्भंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरित, दूत घटोचक्य, कर्णभार, मध्यम व्यामयोग, प्रतिमानाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिरामकम, चारुतदत्तम। तो ये सभी जो है 13 नाटक जो है ये सभी किसके द्वारा लिखी गई है? कवि भास के द्वारा लिखी गई है। भास भास के द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे। इसमें से कोई भी नाटक के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि ये जो पंचरात्रम है या फिर यहाँ पे प्रतिमानकटम किसके द्वारा लिखा गया है? तो कवि भास के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। कुमार संभवम महाकवि किस कवि ने लिखा? सही उत्तर हो जाएगा कुमार संभवम कालिदास की रचना है। और कुमार संभवम में हम लोग जानते हैं किसके बारे में कहा गया है, तो इसमें क से कुमार, क से कार्तिकेय थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है। टोटल कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। और जिनमें से केवल पहले 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखे गए, बाकी अन्य 9 सर्ग अन्य कवियों द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें प्राकृतिक चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर वध का वृतांत वर्णित है। आगे है, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर हो जाएगा भारवी की पुस्तक है। किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक भारवी है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया। 67 बीपीएससी का यह प्रश्न है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे 19 नंबर प्रश्न देखिए। उन स्रोतों का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पे मौन है। यानी व्यापारिक मार्गों के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया जाता है, तो मिलिंद पंथो जो है उसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पे मौन रहता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक, बाकी जो 2 और दिया हुआ है आपका संगम साहित्य और जातक कहानियां, इसमें व्यापारिक मार्ग के बारे में जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न देखिए। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्षचरित पुस्तक। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासकों तथा उसके पूर्वज के जीवन वृत्तांत के वर्णन प्रस्तुत करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक है। मिलान करना सिचुवन को सूची 2 से। चलिए, इसमें दिया हुआ चरक चिकित्सा से संबंधित थे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे, 1 हो जाएगा। बराहमिहिर जो है वो ज्योतिष शास्त्र थे और विशाखदत्त नाटककार थे। यहाँ पे मिलान किया हुआ है। चरक संहिता लिखे थे और चिकित्सा से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। बराहमिहिर जो है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है और विशाखदत्त नाटककार थे। 22 नंबर प्रश्न देखिए। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा कामंडक के द्वारा नीति सार पुस्तक लिखी गई, ऑप्शन सी। कामंडक द्वारा रचित नीति सार में 1192 छंद श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो 34 खंडों 20 अध्यायों या सर्गों में सामूहिकृत है। इस अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं राज, इसके घटक और संरक्षक, अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध एवं शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन। इन दोनों और किन दोषों से बचना चाहिए परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य और शास्त्र एवं कामंडक के नीति सार की सामग्री सूचीबद्ध करता है। तो ये जो है कामंडक के नीति सार है और कौटिल्य के, दोनों के बारे में बता दिया है बहुत अच्छे तरीका से। देखिए, और यह प्रश्न यहाँ का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगला जो वीडियो होगा वहाँ से हम लोग प्राचीन भारत को पार करके पूर्व मध्यकाल इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो होगा ना वो हम लोग एंशिएंट के बाद से उसमें प्रवेश करेंगे। तो नहीं, ये आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के शासक
संस्थापक नान्यदेव जी थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 1147 ईस्वी के थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासन 1097 से लेकर 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में कितने सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। सबसे पहले तो संस्थापक आपको नान्यदेव मिल गए। नान्यदेव के शासनकाल बोला गया तो 1097 से लेकर 1147 ईस्वी तक। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ भी याद रखेंगे, सिमरावगढ़, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इनका शासनकाल कब से कब तक था? कर्नाट वंश के कुल राजवंश जो भी राजा थे उनका 97 से लेकर 1325 ईस्वी तक था। और मिथिला का स्वर्णयुग किस वंश के को कहा जाता है? तो कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न दिए गए, अच्छा से आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक प्रश्न की जगह पे आपको 4-5 प्रश्न के एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा हरि सिंह थे। कश्मीर वाले भी दिखिएगा तो राजा हरि सिंह आता है, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं होना है। कश्मीर वाले जो थे ये हमारी 20वीं शताब्दी की बात है। और यहाँ पे कब की बात की जाएगी? 14वीं शताब्दी की बात की जाएगी, ठीक। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत हरि सिंह देव ने ही की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत किस शासनकाल में हुई थी? तो ये राजा हरि सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि कर्नाट वंश के अंतिम राजा थे। चलिए कथन पे विचार करना है। और पूछा गया कौन सा कथन गलत है। देखिए आप जब भी देखेंगे ना तो ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे पढ़े और सीधा ऑप्शन पे आ गए। ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें एग्जाम में। जब भी आप देखिए पूरा लाइन को पढ़े और देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे गलत पूछा हुआ है, आप ध्यान में जल्दी जल्दी क्या करेंगे कि इसका सही, क्योंकि हमारी मेंटलिटी क्या होती है ना कि सही पूछा जाता है, जनरली सही ही पूछा जाता है। लेकिन प्रश्न में एक बार ध्यान जरूर देख लें कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न देखिए पूछा गया है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न है। यह बिहार के वर्तमान के बांका जिला में स्थित है। क्या यह बांका जिला में स्थित है? नहीं, यह भागलपुर जिला में है। तो भागलपुर जिला में, तो यह गलत हो गया। दूसरा, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। क्या गोपाल प्रथम ने की थी? बिल्कुल नहीं। इसके जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। तो धर्मपाल ने किया था। तीसरा है बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यह बिल्कुल सही है। ब्रजयान शाखा जिसमें अंधविश्वास है, जादू टोना है, उसकी शाखा का जो फलने फूलने की बात कही गई है, विकसित होने की बात कही गई है, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये भी बिल्कुल सही है। पूछा गया हमसे कथन गलत, तो गलत कथन 1 और 2 हो जाएगा, बाकी 3 और 4 सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिला में अवस्थित है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा यानी ब्रजयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। ठीक, तो नष्ट किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बख्तियार खिलजी ही नष्ट किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट करने का काम यही किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक, 4 नंबर प्रश्न देखिए, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी बृहद शिक्षा का केंद्र हो गया था। बृहद शिक्षा का केंद्र पहले कौन था? सेंटर में नालंदा था, लेकिन बाद में क्या हो गया? तो नालंदा से थोड़ा सा पूरब चला गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। उदंतपुरी भी स्थापना हो गई थी, तो उदंतपुरी को भी देख सकते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। एक ही प्रश्न को बार बार पूछा गया है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाट वंश के शासनकाल में। कर्नाट वंश के संस्थापक तो हम लोग देखे ही हैं कौन थे, तो नान्यदेव थे। और 1097 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ याद रखेंगे, सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश
के शासनकाल में हुआ था। कर्नाट वंश के संस्थापक नानदेव जी थे। नेक्स्ट देखिए, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी कहाँ था? तो ये बिहार में ही था। और बिहार के किस जिला में था? तो ये भागलपुर जिला में स्थित था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उदंतपुरी, जिसे उदंतपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में यह एक शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो उदंतपुरी पूछे तो गोपाल हो जाएगा। उदंतपुरी एक मिनट, उदंतपुरी पूछे, उदंतपुरी, तो यह गोपाल हो जाएंगे। और गोपाल, और अगर पूछे आपको विक्रमशिला, तो इसके धर्मपाल हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है, कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जैनुल आबिदीन थे। क्यों थे? तो इन्होंने अकबर के समान धर्म सहिष्णु तथा सामाजिक कार्य के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इनके संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया इन्होंने, है ना। इसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैदों को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के साथ ही हम अपना प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो होगा आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला ऐसे बनते रहे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।